सही है। चलें, जो पास हो गए हैं उनको तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कि आप लोग पास हो गए हैं। पास हो जाना ही मैटर करता है। मार्क्स मैटर नहीं कर रहे होते जब आपके किसी एक में सप्ली आ जाए। तो आज सबको कंग्रेचुलेशन जो पास हो गए, और जो नहीं भी हो सके, किसी एक बुक में रह भी गए हैं तो कोई बात नहीं है, किसी वक्त भी हो जाता है, किसी पे भी ये टाइम आ सकता है। और कई दफा ये नहीं होता कि आपने मेहनत नहीं की हुई थी, आपकी सप्ली आ गई। कई दफा ये चीजें भी होती हैं कि जो है ना, अल्लाह आपसे कोई इम्तिहान ले रहा होता है, या कोई ना कोई आजमाइश आप पे आ रही होती है किसी वजह से। तो इसे डिसहार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अभी बच्चे हमारे पास कितने हो गए, 9 पार्टिसिपेंट, मतलब 8 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज नजर नहीं आ रहे, आयशा भी नहीं नजर आ रही। और कौन कौन रह गया? जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके तो नाम मुझे याद हो गए हुए हैं। अब मैं देखती हूँ कि वो रोजाना आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मुझे सबसे पहले बताएं, आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कुछ, किसी को लास्ट लेक्चर में कोई समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लें। 6:10 पे हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर इंशाल्लाह। सब कुछ समझ आ गया था सबको? मारिया इफ्तिखार, आप मुकब्बिल कॉलेज से हैं? हाँ जी, मुकब्बिल कॉलेज से। चलें, सही है। ठीक है, चलें हम ना आज वाला लेसन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपने रिएक्ट करना है कि आई आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही। ओके, देखें। ओके, मोना ने रिएक्ट कर दिया, आ रही है स्क्रीन नजर। चलें हम अपना लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। हम्म। फाइल क्यों नहीं खुल रही? आई यार। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछना है इतनी देर में। बस 2 मिनट में अपना डॉक्यूमेंट शेयर कर लूँ। वो मेरा ओपन नहीं हो रहा, देन हम स्टार्ट करते हैं।
IR का कोई बताया ना, हम लोग ने क्या पढ़ा था, क्या क्या टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। जस्ट 1 मिनट बच्चों, आप लोग वेट करें, बस डॉक्यूमेंट आ जाए फिर मैं करती हूँ। आप लोगों को कोई आवाज का इशू तो नहीं है, सिग्नल्स का कोई इशू तो नहीं आ रहा। ओके ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। जस्ट 1 मिनट। दरअसल मैं आज ना अपने हॉस्टल में नहीं हूँ, थोड़ा मैं फैमिली वाली साइड पे आई हुई थी, तो इधर कोई आवाज भी पीछे से आप लोगों को आ ही सकती है क्योंकि साथ गली है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। चलो, जितनी देर तक ना डॉक्यूमेंट हमारा होता है ना, डाउनलोड होता है, हम लोग उतनी देर तक ना रिवाइज कर लेते हैं। कोई मुझे ये बता दे कि हाँ, ये हमने IR की ना क्या प्रिंसिपल पढ़ा था, जो मेन इसका प्रिंसिपल था, कोई एक मुझे बता दो। मैं खुद पूछती हूँ आप लोगों से, जो मुझे पता है कि इस क्लास में थे। चले मैम ये, वो चले। इसका प्रिंसिपल ये था, जब कोई मॉलिक्यूल जो है ना वो उसके ऊपर आई है रेडिएशन सैंपल पर पड़ती हैं, तो वो जब उसकी नेचुरल जो फ्रिक्वेंसी है ना, मॉलिक्यूल की नेचुरल वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, जब वो आई है रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो डाइपोल मूवमेंट में अगर चेंज आए तो वो मॉलिक्यूल उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। और फिर उसमें जो लाइट इमिट होती है ना, यानी कि वो लाइट जो अब्जॉर्ब नहीं होती, ट्रांसमिटेंस उसको बोलते हैं, और वो डिटेक्टर पर चली जाती हैं, और फिर जो है ना आईआर स्पेक्ट्रम जनरेट होता है। ओके ठीक है, ये इसका शाबाश। नेक्स्ट ना, मुझे कोई बताए, मैं खुद नाम लूंगी आप लोगों का, जो मुझे अंदाजा है कि क्लास में होंगे। अभी किसी ने लेफ्ट नहीं करना, मुझे पता चल जाएगा जो भी लेफ्ट करेगा। फारिया आबिद, आप मुझे लगता है क्लास में होती हैं, मतलब आपकी लेक्चर कंप्लीट है। फारिया, आप मुझे बताएं ना, कौन वाइब्रेशन की कितनी टाइप्स है, सिर्फ नाम बता दें। अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो। जी जी, बताएं। इसकी दो वाइब्रेशन, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। थोड़ी आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा सा बस लाउड बोलें, थोड़ा सा लाउड बोलें। मैम इसकी दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग, शाबाश। आयशा, आप मुझे बताओ, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में क्या मेन डिफरेंस क्या है? आयशा इफ्तिहार। आयशा तो मौजूद है ना?
जी आप ही मैं बता स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में बताना है। जी जी, डिफरेंस, मेन डिफरेंस बस बता दें। स्ट्रेचिंग के अंदर जब वो स्ट्रेच करता है तो एक सिमेट्रिकल हो जाता है और एक एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि उनके अंदर जो डिस्टेंस होता है दोनों के दरमियान वो सेम रहता है, और एसिमेट्रिकल में मतलब कम ज्यादा भी हो सकता है। और स्ट्रेचिंग इस तरह से है। और बेंडिंग आपने वो स्प्रिंग की एग्जांपल दे के समझाया था कि अगर हम एक थंब में एक पकड़ें उसका मतलब हाँ ठीक कॉर्नर है, से दूसरे थंब हर में काम दूसरा पकड़ें तो वो स्ट्रेचिंग है। बैंडिंग का ये है। अब मैं आप लोगों को इसका मेन डिफरेंस बताती हूँ, जो आप लोगों ने एग्जामिनर को बताना है, वो आपने पूरी डेफिनेशन इस तरह नहीं बतानी। आप लोगों ने जो मेन डिफरेंस बताना है ना, वो ये आप लोगों ने कहना है कि स्ट्रेचिंग में उसका एक्सिस चेंज नहीं होता, दोनों का एक्सिस सेम रहता है, लेकिन जो होता है ना बैंडिंग, बैंडिंग में एक्सिस चेंज हो जाता है। ओके, ये इसका सिंपल ये आंसर देना। आपने आपने भी सही बताया, आप पूरा बता रही हैं, लेकिन आपने जो मेन आंसर है वन लाइन में यही बताना है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट हम वाइब्रेशंस करते हैं ठीक। और फैक्टर करते हैं वाइब्रेशंस के। आप लोगों को आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है ना मेरी? कट तो नहीं रही? क्लियर है, चलें सही है। फैक्टर अफेक्टिंग वाइब्रेशन हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जब कोई भी आई या रेडिएशन किसी सैंपल पे पड़ती है, तो वो क्या करता है कि वो वाइब्रेशन शो करता है। ठीक है, वाइब्रेशन शो करेगा तो वो कोई ना कोई फैक्टर भी ऐसे होते हैं जो वाइब्रेशंस को क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहला हम कपल्ड इंटरेक्शन पढ़ते हैं। कपल्ड इंटरेक्शन कहते हैं कि देखें, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके साथ सिर्फ एक बॉन्ड अटैच है ना, अगर कोई सी एच या सी डबल बॉन्ड हो है, कोई एक मॉलिक्यूल अटैच है ना, वो तो सिंपल जो है ना वन वाइब्रेशन शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी के साथ दो साइड, एक साइड नहीं दोनों साइड पे कोई मौजूद है, जैसे इसका CH2 देख लें, ये CO2 देख लें, ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल है ना, अगर हम इनके बॉन्ड देखें, तो ये दो तरह की मूवमेंट शो करेंगे, ये सिमेट्रिकल भी शो करेंगे और एसिमेट्रिकल भी शो करेंगे। मतलब टू टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग ये शो कर रहे हैं, सिमेट्रिकल भी और एसिमेट्रिकल भी। अगर हम सिमेट्रिकल की बात करें तो सिमेट्रिकल में वेव नंबर लोअर होता है, और अगर एसिमेट्रिकल की बात करें तो वेव नंबर हम कहते हैं ज्यादा होता है। ठीक है, ये होता है कपल्ड इंटरेक्शन। कपल्ड इंटरेक्शन का मतलब ये है कि दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, दो मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होंगे किसी भी एटम मॉलिक्यूल के साथ, जैसे कार्बन के साथ दो है कोई मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कार्बन के साथ हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो वो कपल्ड इंटरेक्शन को शो करेगा। ओके, सिंपल, ये आपने ये याद रखना है। कपल्ड इंटरेक्शन में अगर CH है तो सिंगल वाइब्रेशन, अगर CH2 है तो टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन शो करेगा। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो होती है ना, ये शो कर रही होती है। मतलब आप देखें, ये इंटर मॉलिक्यूल, अब जो दो हाइड्रो जो है ना वाटर के मॉलिक्यूल है ना, उनके दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, वो हम कहेंगे इंटर मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर मॉलिक्यूल के विद इन कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल के विद इन जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा ना, उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहेंगे। ठीक है, वो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन टू मॉलिक्यूल है तो उसको हम कहेंगे इंटर। और इंट्रा होता है जो होता है ना विद इन मॉलिक्यूल, वो इंट्रा है, और जो बिटवीन टू मॉलिक्यूल है वो इंटर है। आप लोगों ने ये देखा होगा घरों में जिनके ज्यादा फ्लोर्स होते हैं, हमारे घर में तो नहीं ऐसे लगा हुआ, लेकिन मैंने अक्सर घरों में देखा है कि इंटरकॉम्स लगे होते हैं ऊपर वाले छत से नीचे कॉल करने के लिए, इंटरकॉम्स लोगों ने लगाए होते हैं, जिससे ये होता है कि आपने अगर नीचे कॉल करनी है तो आप इंटरकॉम से कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ऑफिस में भी इंटरकॉम्स लगे होते हैं। ये जो थे आप देख लें वो भी इंटर है ना, मतलब ऊपर से नीचे जो ऊपर वाला पोर्शन अलग नीचे, उन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए क्या है, इंटरकॉम लगा हुआ है, तो वो आपने उस इंटरकॉम से याद रखना है कि इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान होगी। सही है, और समझे क्या उसी फ्लोर के ऊपर हमने उस एक मतलब इंटरकॉम की तार को किसी दूसरे इंटरकॉम की तार से उसी फ्लोर पे जोड़ा हुआ है, वो फायदा तो नहीं है उस चीज का, लेकिन आप एग्जांपल देंगे रखने वो इंट्रा होगा। ठीक है, लेकिन दो डिफरेंट फ्लोर के दरमियान अगर इंटरकॉम लगा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सही है,
और है ना, हम अब ये हमें कैसे शो होती है कि ये हमें हमें तो पीक्स आनी है, हमें तो एंड पे पीक्स मिलनी है। हमें क्या पता है कि कोई मालिक्यूल इंटर मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है या इंट्रा मालिक्यूलर। वो बैंड्स हमें जब पीक्स आती हैं, अगर वो शार्प और वेल डिफाइंड होंगी तो हम कह देंगे ये इंट्रा मालिक्यूलर पीक्स है। और अगर वो ब्रॉड आएंगी ना, तो ब्रॉड आएंगे, बैंड्स आएंगे या पीक्स आएंगी, तो ये हम कह देंगे कि ये इंटर मालिक्यूलर है। ओके, गॉट इट। कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है। जी। जब कोई मॉलिक्यूल सिंगल प्रेजेंट है ना, तो वो कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसके दरमियान वो किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना, तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर जाती है। जैसे अमाइन है ना, अमाइन का अगर एनएच ऐसे ही पड़ा होगा ना, तो वो उसकी देखें 3500 पर सेंटीमीटर उसकी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर, पर मीटर या पर सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी किसका इनवर्स होती है, वेवलेंथ का। ये चीजें के फिजिक्स की हैं, ये आपको बेसिक्स हैं, ये आप लोगों को पहले भी पता ही होंगी कि फ्रीक्वेंसी किसका इनवर्स है, वेवलेंथ का। और वेवलेंथ के अगर हम यूनिट देखें तो मीटर या सेंटीमीटर होती है ना, तो पर मीटर यूनिट होगी फ्रीक्वेंसी की या पर सेंटीमीटर यूनिट होगी, ठीक है। अगर अमाइन की हम बात करें, अमाइन कहते हैं कि अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं अमाइन के साथ हुई तो उसकी 3500 पर सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी, और अगर हुई भी है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है हमारे पास, 33। फ्रीक्वेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर रही है। तो कुरतुलैन कौन सा रिपीट करूं, आप मुझे बताएं। अभी मैं रिपीट करूं ये जो आपने अभी सारा एक्सप्लेन किया है? कर दें, आप कर दें। तो क्या वैसे वो पूछना कौन सा चाह रही है, वो मैसेज करें ना। वो ये वाला पूछना चाह रही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है ना, आपने बताया फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ये वेवलेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो सेंटीमीटर या मीटर में होते हैं। अभी हमने ये पढ़ा कि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो भी इनवर्स आ जाएगा, मतलब सेंटीमीटर -1 आ जाएगा या मीटर -1 आ जाएगा। हाँ, इसमें यही ये है। यही कुरतुलैन आपने यही पूछना था। मैं आप लोगों को खुद भी रिपीट करके बता देती हूँ कि ये है कि इंटर मालिक्यूल और इंट्रा, इंटर बिटवीन टू मालिक्यूल, और इंट्रा है कि एक ही मालिक्यूल के अंदर ही है, ठीक है। मैंने आपको इंटरकॉम की एग्जांपल्स दे के भी समझाया, ठीक है। और जो है ना, आगे आपने ये याद रख लेना, जो इंटर मालिक्यूल है ना उसके बैंड शार्प होंगे। आप सोचिए, इंटरकॉम मैंने आप लोगों को बोला कि ऊपर वाले और नीचे वाले फ्लोर के दरमियान लगा होता है, सही है। तो आप सोचिए ऊपर से नीचे आते हुए आपको टाइम लगेगा ना, ठीक है। तो वो ब्रॉड बैंड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसी फ्लोर के ऊपर दो लगे हुए हैं ना, इंट्रा कॉम है या इंट्रा मालिकुलर की आप बात करें, तो उसकी पीक्स क्या आ रही है, शार्प आ रही है, मतलब बहुत पतली आ रही है और वेल डिफाइंड है। ओके, ये थोड़ी एग्जांपल से आप चीजें याद किया करें, आपको आसानी होगी याद करने में। मैं आप लोगों को वही ट्रिक्स बता रही हूँ जो मैंने खुद लगाई हुई है याद करने के लिए चीजें। और देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हमने बात क्यों क्यों की। हम कह रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जब कोई भी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। ये तो मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, फ्रिक्वेंसी होती क्या है। फ्रिक्वेंसी की यूनिट का मैंने आपको बता दिया, पर सेंटीमीटर कैसे आई है। ये वेवलेंथ का इनवर्स होता है, तो वेवलेंथ की यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होती है, तो इसलिए आई है। वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, अगर आपने नहीं करना तो आप बस इतना ही करें। रेजोनेंस इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को मैं कहूंगी कि इट विल इंक्रीज बॉन्ड लेंथ विच डिक्रीज द फ्रिक्वेंसी। रेजोनेंस क्या होता है, एक सीधा स्ट्रक्चर होता है ना, हम उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप बेंजीन के भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे ये है, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CH3। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। आप नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गिनेंगे तो सेम है, बस आपने क्या किया, बॉन्ड्स आपने इधर से उधर करके चेंज किए, ठीक है। तो क्या हो गया कि हमारे पास क्या चेंज हो गया, हमारे पास पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल ही चेंज हो गया, ये उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये आपने इसी तरह याद करना है। एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को इस चीज का कॉन्सेप्ट बस बता देती हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब किसी का जब कोई मॉलिक्यूल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज कर जाती है, लेकिन उसका फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, उसकी कम हो जाती है। इन सब में फ्रिक्वेंसी कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये थोड़ा चेंज है कपल्ड इंटरेक्शन वाला,
अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमारे पास फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है, मतलब डिक्रीज कर रही है जब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ तो इंक्रीज करती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी वो भी डिक्रीज कर जाते हैं। ये वैल्यूज आपने इसी एज इट इज याद करनी है, और ये यही एग्जांपल आप लोगों ने एक एक लिखनी है। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी वाला, जब वाइब्रेशनल वो आती है ना, जब वाइब्रेशन वाला क्वेश्चन जो आता है उसके साथ वो फैक्टर इफेक्टिंग वाइब्रेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, ये बुक किसी बुक पे नहीं लिखा हुआ, ये मुझे कहीं से नहीं मिला था, मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढा था जब मैंने याद किया था एग्जांपल्स के साथ। तो आप लोग यही याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं या तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है या नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट का आपको पता है ना, उसी को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव का तो आपने पढ़ा ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंडक्शन पढ़ी होगी आपने, पढ़ी हुई या नहीं पढ़ी हुई? चले हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में ना दो चीजें होती हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम क्या देख रहे होते हैं, मतलब हमारे नेबरिंग एटम्स कौन से हैं, ठीक है। अगर हमारे नेबरिंग एटम्स जो है ना, वो ऐसे है ना जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, जो हमें इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो हमारी फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करती है। आप समझे, जब हम ले रहे हैं तो हमारी डिक्रीज कर रही है, लेकिन जब हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, तो तब हमारी क्या हो रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। अगर हमारे पास, ये आप लोगों ने इसी तरह याद रखना है, ये दो एग्जांपल्स हैं इसकी। अगर देखें, अगर हम इस H की जगह CH3 मिथाइल लगा देते हैं ना, तो मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है। ये आपको पता है कि CH4 अपना एक हाइड्रोजन दे देती है कार्बन को, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ये फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर क्लोरीन लग जाता है, क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसी के साथ अगर हम इस साइड पे एग्जांपल देखें, ये वाली, तो हम कहते हैं कि अगर इसके साथ क्लोरीन लग जाए, इस CH3 की जगह हम CH2 करके H की जगह हम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लें, तो क्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से उसकी फ्रिक्वेंसी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। किसी को कोई भी इसमें मुश्किल हो, मुझसे पूछ ले, अभी पूछ ले। इंटरनेट मेरा अनस्टेबल हुआ है, आवाज कट तो नहीं रही? रिप्लाई करें, मुझे जल्दी बताया करें, इस तरह है फिर ना। मैम। आ रही है? चले सही है। जो है ना, जी आ रही। ठीक है नतीजा। मुझे आप बताएं, किसी को कोई इसमें कंफ्यूजन है तो मुझसे अभी क्लियर करें, ताकि मैं नेक्स्ट मूव करूं। कोई कंफ्यूजन है किसी को? सब रिएक्ट कर दिया करें फौरन से, एक आप लोगों ने थम ही रिएक्ट करना है और मुझे पता चल नो जाएगा। मैम, क्लियर है। क्लियर है? चले सही है। ये कौन है इधर? ये उम्मे रुमान। उम्मे रुमान, आप जरा मुझे बताएं ना, इंडक्टिव, यस मैम। ये नो मैम किसने लिखा है, इसका मतलब क्या था? मुझे बताएं, समझ नहीं आई। कोई आयशा नदीम? उमर यस उमान, मैम। आप मुझे बताएं कि मुझे बस जल्दी से ये बता दो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? अब आई आवाज? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मुझे बस इसकी ये बता दो। फ्रीक्वेंसी, यस मैम, इसकी फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते हैं। चलें सही है, सुन रही हैं आप, इसका मतलब है। और कौन है? यस। जी बस ठीक है, इतना ही पूछना था। ये नाजनीन लाइबा, नाजनीन लाइबा कौन है, ये मुझे बताएं। मुझे आप बताएं रेजोनेंस क्या करती है। नाजनीन लाइबा, बोले, जो भी है बोला करें। अनम्यूट करें आप अपना।
बेशक चैट बॉक्स में बता दें, अगर किसी को बोलने में हेजिटेशन है तो चैट बॉक्स में बता दें। मारिया आप बता दें, मारिया इफ्तिखार आप बता दें, रेजोनेंस क्या करती है? यस मैम। रेजोनेंस क्या करती है? जी। फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज करती है, इंक्रीज करती है? डिक्रीज। डिक्रीज। ओके सही है, देख के बता रहे हैं आप लोग या उधर आप लोग सुन रहे हैं मुझे सही से? क्योंकि आज लास्ट डे आई आर का, आज आई आर कंप्लीट हो देन फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। आगे हमने डिटेक्टर हम लोग ने पढ़ लिए जी थे, मैम ठीक है, सुन। डिटेक्टर पर हमने पढ़े थे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डिटेक्टर हमने पढ़े थे, गैले सेल पढ़ा था, सबको समझ है इसकी? जिन्होंने नहीं समझा हुआ वो यूट्यूब पे वीडियो देख लें, मैं इसको रिपीट तो नहीं कर सकती क्योंकि ये काफी लंबा था। उसके बाद बोलोमीटर मैंने आपको पढ़ा दिया था, मैंने बोला था ये दो मेन है जो आप लोगों ने लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। दूसरे जो है वो इतने मेन नहीं है, लेकिन ये दोनों मेन है। आगे हमारे पास तीन और रह गए थे जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे। आप लोगों को मैं बताती चलूं कि थर्मोकपल रिसेप्टर डिटेक्टर भी होता है। थर्मोकपल डिटेक्टर में क्या होता है? थर्मोकपल डिटेक्टर में एक हॉट जंक्शन होता है, एक कोल्ड जंक्शन होता है। समझे, ये दो एक एक्सिस है और ये दोनों मिले हुए हैं। जैसे मैंने आपको रॉड की एग्जांपल समझे, ये दो तारें लगी हुई हैं, मेटल ए और मेटल बी। ये देखें, ये क्या है? दो तारे हैं, ये मेटल ए और ये मेटल बी। ओके, और ये यहाँ से जुड़ी हुई है। आ रही है आपको नजर? ठीक है। एक को हम हॉट जंक्शन कह देते हैं, एक को कोल्ड जंक्शन कह देते हैं, एक मेटल ए प्लेट और एक मेटल बी है। कहते हैं ये किस चीज पे काम करती है? ये काम करती है बच्चे कि ये दो डिसिमिलर मेटल प्लेट्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती हैं बोथ हैंड से, ठीक है। इनके टेम्परेचर का जो डिफरेंस आता है ना, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उस चीज से हम डिटेक्ट करते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा होगा। हर जो कंपाउंड होता है वो डिफरेंट किस्म का क्या करता है, टेम्परेचर डिफरेंस देता है, जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि अगर थर्मोकपल डिटेक्टर पे इतना डिफरेंस आया तो ये वो वाला कंपाउंड होगा। बस इतनी सी बात आप लोगों ने ये सिंगल लाइन में लिखनी है। एक ये बता देना कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है और कैसे वर्क करती है, ये डायग्राम बना देनी है इसमें। बस आप लोगों ने इतना ही लिखना है। ओके, समझ आ गया? नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्मिस्टर पे, ठीक है। थर्मिस्टर ना सेम बोलोमीटर की तरह होता है। जैसे बोलोमीटर में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना 1 सेल्सियस, तो रेजिस्टेंस 0.4% इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जितनी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना, तो उस हिसाब से हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड हमारे पास होता है। ये आप लोगों को इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हम कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं कैसे हम कंपेयर करते हैं, ये रिसर्चर्स के काम है, ठीक है। आप लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट लेना है मैं आप लोगों को उतना बता देती हूँ कि 0.4% जो इंक्रीज होता है ना टेम्परेचर का, सॉरी वो ना मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा, मैं आज बाहर आई हुई हूँ तो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, आप लोगों को मसला हो रहा होगा। आप अगेन ज्वाइन करें, स्टूडेंट्स कम हो गए हैं। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? चले सही है, वो मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है आज क्योंकि मैं बाहर आई हुई हूँ, तो इसलिए आप लोगों को माजरत ही है। थर्मिस्टर क्या होता है? थर्मिस्टर की मैं आपको बात बता दूं, थर्मिस्टर ने एक ये मिल के बना बोलोमीटर की सारी वर्किंग मैंने आपको बताई हुई है। जिसको नहीं पता वो चैनल से वीडियो देख लें। लेकिन ये है कि थर्मिस्टर का मैं आपको बता देती हूँ, ये फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल, वो जैसे उसमें क्या, उसमें रेजिस्टर लगे हुए थे, फिक्स्ड रेजिस्टर थे, वेरिएबल थे रेजिस्टर थे, वो लगे हुए थे। इसमें हम क्या है, इसमें फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का ये बना होता है। इसमें आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है कि जब 1 सेल्सियस टेम्परेचर में इंक्रीज आता है तो 5% रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। जितनी रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगी वो हमारे लिए इंडिकेटर होगा कि ये कंपाउंड कौन सा वाला है। ओके, देन हम बात करते हैं पायरो इलेक्ट्रिक की, ठीक है। किसकी बात करते हैं?
पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल्स की। पायरो इलेक्ट्रिक आप लोगों को पता होगा कि डिफरेंट बैटरीज आती हैं ना, उनके अंदर भी पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल यूज होता है, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड सल्फेट कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि इस पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल ना दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान लगा होता है, ठीक है। ये एक ये इलेक्ट्रोड होता है, एक ये होता है, और इसके अंदर ये जो येलो रंग का मैंने रखा हुआ है ना, ये पायरो इलेक्ट्रिक मटीरियल है। ये किसका बना होता है? ट्राइग्लिसराइड सल्फेट का। और इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या होता है? ये लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसके अंदर भी, और इसका टेम्परेचर होता है 45 to 49 सेल्सियस, ओके। जब हमारे पास कोई भी आईआर लाइट इस मेटल, ये ब्लैक कोटिंग होती है, इस प्लेट पे ब्लैक कोटिंग हुई होती है, जब कोई भी आईआर लाइट जो है इस कोटिंग के ऊपर पड़ती है तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से चार्ज डिवेल्प करता है। जब चार्ज डिवेल्प करेगा तो वोल्टेज जनरेट होगा। क्या होगा? वोल्टेज जनरेट होगा, ठीक है। उस वोल्टेज के जनरेट होने और उस टेम्परेचर के चेंज होने से हम ये पता कर लेते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा है। आप लोगों को जितने पढ़ाए हैं, बोलोमीटर थोड़ा सा चेंज था, और जो है ना, अगर हम नहीं, बोलोमीटर नहीं, गैलेसल, गैलेसल थोड़ा सा चेंज था। बोलोमीटर और ये जो है थर्मिस्टर, ये बिल्कुल सेम सेम है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर चेंज है। और एक चेंज है कि उसमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, इसमें डिक्रीज कर रही है, और कि उसमें 0.4% इंक्रीज कर रही है, इसमें 5% डिक्रीज कर रही है। उसके बाद अगर हम थर्मोकपल की बात करें, वो तो टोटली उसमें भी टेम्परेचर के डिफरेंस से आपको चीजें पता चल रही हैं। अगर हम पायरो इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसमें भी जब टेम्परेचर आई आर रेडिएशन बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, चार्ज डेवलप करता है, तो वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। यही चीज थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन्हीं चीजों से आपको डिटेक्शन होती है कि हमारा कंपाउंड कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इट कंटेन पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन changing thermal energy in this dielectric material is placed between electron. Now these, when IR radiation is exposed to black coating, it generates the thermal energy and temperature change. कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोड्स क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक किसको बोल रहे हैं? पायरोइलेक्ट्रिक मटेरियल को ही डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं जब रेडिएशन एक्सपोज होगी ब्लैक कोटिंग पे, वो थर्मल एनर्जी जनरेट करेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया। जब चार्ज डेवलप होगा ड्राई इलेक्ट्रिक मटेरियल में या पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल में, तो हमारे पास क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। सो द इफेक्ट ऑफ दिस डिटेक्टर डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ टेम्परेचर। तो कहते हैं कि हम इस डिटेक्टर के इफेक्ट को रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज से ही रिकॉर्ड करते हैं, ओके। किसी को किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आई हो तो मैं रिपीट कर देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, वरना मुझे विद इन 1 मिनट बताएं आप लोगों को अगर समझ ना आई हो किसी कॉन्सेप्ट की। आ गई है रिकॉर्डिंग सिस्टम। अब एंड पे आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक के बाद आप लोगों का क्या आ जाता है? रिकॉर्डिंग सिस्टम। तो रिकॉर्डिंग सिस्टम में वही हमारे पास सॉफ्टवेयर लगा होता है, जिसके अंदर हम एंड पे हमारे पास पीक आती हैं। उन पीक्स को, जो हमारे पास स्टैंडर्ड पीक्स होती हैं, ओके मैं आयशा करती हूँ, जो है ना स्टैंडर्ड पीक्स होती हैं, उनके साथ हम क्या कर देते हैं? उनको कंपेयर कर देते हैं। और फिर जब हमारे पास, समझे आप लोगों के पास एक पहले हम गाइड बुक्स यूज करते थे ना, की बुक्स अगर कह दें, तो हम की बुक से हम मैचिंग करते हैं ना, कि जो एमसीक्यूज है वो की बुक से हम मैच कर लेते हैं, या की आती है। इसी तरह समझे जो हमारे पास रिजल्ट आता है ना, उसकी एक की पहले से मौजूद है, जो स्टैंडर्ड है, जो रिसर्चर ने स्टैंडर्ड बना के रखी हुई है, ठीक है। फिर हम उसके साथ कंपेयर कर लेते हैं, और फिर हम आइडेंटिफाई कर देते हैं कि ये कंपाउंड कौन सा वाला है। जो है ना, उसके बाद हम पढ़ते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अगर आपको सिंपल आता है तो आपने वही लिखना है, ठीक है। और अगर ये आता है ना, सिर्फ आप लोग ने इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन की डायग्राम चेंज करनी है, अंदर आपने सब कुछ वही लिखना है, ठीक है। तो आपको डायग्राम मैं करवा देती हूँ, ताकि आप लोगों को ना अब पीछे से देखना पड़े।
और जो पीछे से एक बच्ची कह रही थी थर्मोकपल, थर्मोकपल को मैं बच्चे रिपीट करती हूँ, बस आप लोग ना ये वाला समझ लें, ठीक है, 5 मिनट के अंदर अंदर ही समझा लो। फोरियर फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आप लोगों का सेम है। आप लोगों ने उधर देखा कि उधर ना 4 मिरर लगे होते हैं, ठीक है। इधर जो है ना मिरर 2 ही लगे होते हैं, ठीक है। लेकिन इधर क्या होता है, इधर आपके पास एक बीम स्प्लिटर लगा होता है, ठीक है। ये जो रॉड है ना, ये वाला रॉड, इसको हम क्या कह रहे हैं, बीम स्प्लिटर कह रहे हैं। बीम स्प्लिटर ये होता है कि ये सोर्स ऑफ लाइट, उसमें आपने देखा था कि इधर प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को मैं दोबारा अगर डायग्राम रिकॉल भी करवा देती हूँ, आप देखें इधर सोर्स ऑफ रेडिएशन है, इधर सैंपल रखते हैं, इधर रेफरेंस रखते हैं, और ये 4 मिरर लगे होते हैं जो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, ताकि वो चॉपर पर डायरेक्ट जाके पड़े। लेकिन अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखें ये बीम सप्लीटर लगा हुआ है, ये मूविंग मिरर लगा होता है, और ये स्टेशनरी मिरर लगा होता है, ठीक है। बस यहाँ से थोड़ी सी इसकी डायग्राम चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम है। सोर्स ऑफ रेडिएशन से लाइट जाएगी, यहाँ से मूविंग मिरर है ये स्टेशनरी, और बीम ऑफ स्प्लिटर पे पड़ेगी, और वहां से स्प्लिट होके जब सैंपल पे जाएगी, सैंपल उसको ऑब्जर्व करेगा, और वो फिंगरप्रिंट रीजन देता है, जिसको फिंगरप्रिंट रीजन वही है जो पीक्स देता है ना, उसको फिंगरप्रिंट रीजन कहते हैं। और देन वो डिटेक्टर पे जाएगा, डिटेक्टर पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। अब ये देख लें, जो फोरियर ट्रांसफॉर्म आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें आपने ये लिखना है कि उसमें कौन सा डिटेक्टर यूज होता है, पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर यूज होता है। और देन एंड पे आप जो बेशक इंटरफेरेंस लिख दें, या फिर आप लिख दें कंप्यूटर डिवाइस लगी होती है, ओके। अब मैंने आप लोगों को इसकी बता दी, पीछे से आपने सारी वर्किंग पढ़ी हुई थी, अब मुझे समझाने की जरूरत तो नहीं है ना कि आप डिटेक्टर क्या होगा, सैंपल क्या होगा, ये चीजें। बस मैंने आप लोगों को ये बात जो बतानी थी कि एक मूविंग मिरर लगा होता है, एक स्टेशनरी मिरर ये मूविंग मिरर है, ये वाला स्टेशनरी मिरर है। ये एक बॉक्स नुमा मैंने इसलिए बनाया हुआ ताकि आप लोगों को पता चले कि यहीं से सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ से सोर्स ऑफ रेडिएशन जा रहा है, ठीक है, इससे लाइट जा रही है, ये इंफेरोमीटर भी इसको कहते हैं, इधर लगा होता है, लेकिन इसको ना आप लोग करें तो कोई नहीं, है। उसके बाद ना हम नेक्स्ट देखते हैं। ये कोई बच्चा मुझे मैसेज कर रहा है, आप लोग में से है कोई, कोई काम है तो मैं थोड़ी देर तक बताऊंगी क्योंकि मैं क्लास ले रही हूँ। उसके बाद ये है कि जीरो पास डिफरेंस, ठीक है। जीरो पास डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, जीरो पास डिफरेंस क्या होता है, ये आप लोगों ने फोरियर में लिखना है, ठीक है। फोरियर में अगर फोरियर पे नोट आ जाता है ना, अव्वल तो आता नहीं है, एक ही दफा आया हुआ है इसलिए मैंने लिख दिया है। लेकिन ये है कि अगर फोरियर पे नोट आ जाता है, तो आप लोगों ने ये 2 पॉइंट्स बीच में ऐड करके लिखने हैं, और बाकी सारा पिछला भी लिखना है। जो पीछे से इंस्ट्रूमेंटेशन वो पूछेंगे वो लिखनी है आपने सारी, लेकिन ये चीजें 2 ऐड करनी है अगर फोरियर की बात आ जाती है। फोरियर की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं जब मूविंग मिरर एंड स्टेशनरी मिरर आर सेम डिस्टेंस, जब मूविंग मिरर और स्टेशनरी मिरर का जो डिस्टेंस है ना आपस में वो सेम होगा ना, तो जो पाथ डिफरेंस